हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू गामा केमिस्ट्री जॉन। आज हम आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट। और ये सॉलिड स्टेट जो टॉपिक है आपका, ये 12th क्लास में भी है और आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो उसको, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट की। अब ये सॉलिड आया कहां से, पूरा इसकी कुंडली खोलेंगे आज हम लोग। सॉलिड आया कहां से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत ही आसान होने वाला है सॉलिड स्टेट। बस ध्यान से पूरा लेक्चर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सॉलिड आया कहां से, तो देखना भाई ध्यान से, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी। आपने मैटर के बारे में सुना होगा। मैटर पदार्थ, द्रव्य, मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ है वो सब क्या है, मैटर। मतलब ये मार्कर क्या है, मैटर। मतलब ये बोर्ड क्या है, मैटर। मतलब ये एयर क्या है, मैटर, ठीक है। मतलब हमारे सराउंडिंग में जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं वो क्या है, मैटर। अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है मैटर के टाइप कितने होते हैं। तो मैटर के टाइप देखो इधर, आप ही बताओगे। एक आपका सॉलिड स्टेट हो गया, एक आपका लिक्विड स्टेट हो गया, एक आपका गैस स्टेट हो गया, एक आपका प्लाज्मा हो गया, एक आपका बीईसी हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। तो मैटर के प्रकार कितने, 5। मैटर के प्रकार कितने, 5, ठीक है। अब बहुत सी बुकों में ये लिखा होता है मैटर के प्रकार कितने, 3। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गलत ये भी नहीं है, मैटर के वैसे प्रकार तो 5 ही होते हैं, टाइप तो 5 ही होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते कितने हैं, 3 ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यूजुअली ये 3 ही आते हैं। इनका कोई मतलब है नहीं, कोई यूजुअल हमारे नहीं आएंगे, तो हम 3 की ही बात करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमारे टॉपिक क्या है, सॉलिड स्टेट, जो आपके 12th क्लास में भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। तो सॉलिड को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और सॉलिड को पढ़ने से पहले आप लोग अवयवी कणों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कोई भी पदार्थ है वो बना किससे होता है। ये मार्कर है, मार्कर किससे बना है, इसी के छोटे छोटे कणों से, और उन छोटे छोटे कणों को कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण, ठीक है। मतलब ये बोर्ड किससे बना है, छोटे छोटे कणों से, और उनको क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण। मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें क्या होता है, उसमें उसका अवयवी कण होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। अब ये अवयवी कण क्या होता है, तो देखना भाई, अवयवी कण में क्या क्या हो सकता है। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, और आपका आयन हो सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया कि हमारे सराउंडिंग में या कहीं भी जो आपका मैटर है वो किसका बना है, या तो एटम्स का, या मॉलिक्यूल्स का, या फिर आयन्स का। मतलब एटम में ये 3 चीजें होती हैं, सॉरी आपका जो मैटर है उसमें ये 3 चीजें होती हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। मतलब मैटर इन 3 चीजों का बना होता है। तो आपका जो अवयवी कण है वो या तो एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है। अब देखना ध्यान से, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, ये आपके जो अवयवी कण है जिनसे मिलकर मैटर बना है, या उसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम कहते हैं, ये बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। क्लॉज पैकिंग होती है इनकी, बिल्कुल पास पास। किसमें, सॉलिड स्टेट में। अगर हम लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो लिक्विड स्टेट में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये थोड़े से दूर चले जाते हैं। ये लो जी, थोड़े से दूर चले गए, ये लो जी, थोड़े से दूर चले गए लिक्विड स्टेट में। और गैस स्टेट में ये जो पार्टिकल है ये और भी दूर चले जाते हैं, और भी दूर चले जाते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन क्या हो गई, परिभाषा क्या हो गई, परिभाषा यहां से निकल कर आई। मतलब मैटर का ही प्रकार है सॉलिड, मतलब पदार्थ का ही प्रकार है सॉलिड। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उनकी क्लॉज पैकिंग होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट कहेंगे, ठीक है। तो यहां से परिभाषा निकल कर आ गई सॉलिड स्टेट की, पदार्थ की व्यवस्था जिसमें अवयवी कण बिल्कुल पास पास होते हैं, जिनकी क्लॉज पैकिंग होती है। अब देखना ध्यान से,
यहां पे अवयवी कण बिल्कुल पास पास है, इसका मतलब यहां पे इनके बीच अट्रैक्शन जो फोर्स है, जो आकर्षण बल है, जिसको हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कह रहे हैं, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहां पे कण थोड़े से दूर चले गए, इसका मतलब यहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया। यहां पे कण और भी दूर चले गए, इसका मतलब यहां पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो और भी कम हो गया। मतलब डेफिनेशन में एक चीज और जुड़ गई, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण पास पास होते हैं और उनके मध्य परबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप सबको ये क्लियर हो गया, सॉलिड आया कहां से, सॉलिड बना कैसे, क्लियर है। तो आगे हम चलने वाले हैं, आगे वाला जो आगे हमारी जो क्लास है वो इस सॉलिड पे ही होने वाली है, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, डेफिनेशन इसकी हो गई। अब हम बात करें सॉलिड की। तो आपका जो सॉलिड है, एक पॉइंट तो आपने कहा कि इसमें जो पार्टिकल्स है उसकी क्लॉज पैकिंग होती है, ठीक है, बिल्कुल पास पास होते हैं। दूसरा पॉइंट, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण जो बल है, वो बिल्कुल कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, प्रबल होते हैं। अब अगर इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, प्रबल है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में ये जो दूरी है, अंतराण्विक दूरी, ये भी कैसी होती है, कम होती है, बहुत ही लो होती है। मतलब पार्टिकल्स जो अवयवी कण हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता है, कम होता है। और ध्यान रखना, इसी वजह से जो आपका ठोस है वो कठोर होता है, इसी वजह से आपका ठोस है वो क्या होता है, कठोर होता है। अब यहीं से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ठोस कठोर क्यों होता है, रीजन, अवयवी कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उनकी क्लॉज पैकिंग होती है। अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल कैसे होते हैं, प्रबल, अंतराण्विक आकर्षण बल कैसे होते हैं, प्रबल, इसीलिए ठोस क्या होता है, कठोर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन रहा है, ठीक है। अब देखो, ठोस के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं। मतलब ठोस में संपीड़न का गुण ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ठोस जो है असंपीड्य होता है, मतलब इसको प्रेशर अपन देंगे इसके ऊपर, तो इसका जो वॉल्यूम है उसमें खास फर्क कोई पड़ेगा नहीं। अब मेन जो क्वेश्चन है, मेन जो ठोस है उसके टाइप से बनता है। अब देखना भाई ध्यान से, जो ठोस है वो दो प्रकार का होता है, अवयवी कणों के आधार पर ठोस जो है वो दो प्रकार का होता है, समझना ध्यान से। एक आपका प्रकार हो गया क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब एक आपका प्रकार है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आपका है नॉन क्रिस्टलाइन कह दें या एमॉर्फस कह दें, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड। ये दो प्रकार है ठोस के, और इनको ध्यान से समझना आप लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे और दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। अब देखो, क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। ये जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी इसको हम कहते हैं, ट्रू सॉलिड, ठीक है। और ये जो आपका है एमॉर्फस सॉलिड, और इसका नाम हमने एक और क्या कहा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अवास्तविक ठोस है, ये ट्रू सॉलिड नहीं है। अब देखना ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई भी मैटर है उसमें होता क्या है, अवयवी कण, ठीक है, उसमें क्या होता है, अवयवी कण। और ठोस का मतलब ठोस में अवयवी कण क्या होता है, पास पास। अब इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन ठोस जो है, सॉलिड जो है, उनमें अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है वो निश्चित होता है, नियमित होता है। फिर से सुनना, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित व नियमित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। मतलब एक कण यहां पे है, दूसरा यहां पे है, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होगा, बिल्कुल रेगुलर।
बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होगा, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होगा। क्या कहेंगे उसे? क्रिस्टलीय ठोस, निश्चित अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जबकि यहां पे कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। एमॉर्फस सॉलिड मतलब आभासी ठोस, आभासी ठोस। हमें लगता ऐसा है कि ये ठोस है, हमें आभास होता है कि ये ठोस है, रियल में ये ठोस नहीं है। रियल में ठोस कौन से हैं? ये, क्योंकि इनमें अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? तो देखो, हमने यहां पे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखा, और क्रिस्टल ठोस के बारे में क्या देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनमें जो अवयवी कण है उनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर होता है, वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, नियमित होता है। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस की हम बात करने वाले हैं। जब इनमें अवयवी कणों का रेगुलर अरेंजमेंट है तो इनके जो गलनांक के जो मान है वो भी निश्चित होते हैं। गलनांक के जो मान हैं वो भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। गलनांक निश्चित होते हैं इनके भी। ठीक है, निश्चित होते हैं, गलनांक इनके निश्चित होते हैं। इनकी अगर हम बात करेंगे, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते क्योंकि अवयवी कणों का अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है? जो क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। सुनना ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्रिस्टलीय जो ठोस है ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। देखना भाई ध्यान से। अब विषमदैशिक प्रकृति होती क्या है? देखो, जिसको हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, विषमदैशिक प्रकृति, विषमदैशिकता कह दें, विषमदैशिकता कह दें, एक ही बात है। विषमदैशिकता होता क्या है? सुनना ध्यान से। विषमदैशिकता वह ठोस जिसकी अलग अलग दिशाओं में कुछ भौतिक गुणों के मान, जैसे चालकता है, उसमें चालकता है, विद्युत चालकता है, अपवर्तनांक है, तनन सामर्थ्य है, उनके मान हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। उसको हम लोग विषमदैशिकता कहते हैं। एक बार सुन लो, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको क्या है विषमदैशिकता, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। फिर से सुनना। ठोसों के भौतिक गुण जैसे उसमें चालकता, विद्युत चालकता, तनन सामर्थ्य, अपवर्तनांक आदि के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं विषमदैशिकता। अब देखो कैसे। आपके पास ठोस कौन सा बताया अभी? आपके पास ठोस कौन सा है? क्रिस्टलीय, जिसमें अरेंजमेंट कैसा? बिल्कुल नियमित। तो हम एक बार आपका क्रिस्टलीय ठोस का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो देखना ध्यान से कि आपका अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स होगा। ये लो, अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल फिक्स होगा, नियमित होगा। पार्टिकल है, इनको हम ए और बी भी मान सकते हैं, डॉट भी मान सकते हैं। अवयवी कण है, और हम ये बात जानते हैं अवयवी कण में कौन कौन होता है? अभी अणु होता है, परमाणु होता है, या फिर आयन होता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें, ये लो, दो प्रकार के हमारे पास इसमें एटम्स हैं। एटम मान लो, मॉलिक्यूल मान लो। क्रिस्टलीय ठोसों में जो विषमदैशिकता है उसकी हम बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे पार्टिकल है। इसको हम रेड वाले को हम ए कह दें, और जो ये आपका ब्लू वाला है इसको हम लोग बी कह दें। तो दो प्रकार के हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ए और बी। तो देखना भी ध्यान से, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। रेड वाले हैं, फिर ब्लू वाले, फिर रेड वाले, फिर ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। मतलब ये ठोस कैसा है? आपका क्रिस्टलीय ठोस। आपने पहचान लिया। अब देखो इसमें विषमदैशिकता कैसे है। हमने दो दिशाएं ली, हम ए से बी गए, ऊपर से नीचे गए, तो क्रिस्टल के कौन कौन से अवयवी कण आए? तो देखना ध्यान से, ब्लू वाला आया, ब्लू वाला, ब्लू वाला, ब्लू वाला, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स हमें मिले। इनके भौतिक गुणों का हमने अध्ययन कर लिया। क्लियर है? अब हम दूसरी दिशा चुनते हैं। हम सी से डी की तरफ गए, हम सी से डी की तरफ गए, तो हमें कौन कौन से पार्टिकल मिले? देखो इधर, रेड वाला भी है, ब्लू वाला भी है, रेड वाला, ब्लू वाला, रेड ब्लू रेड, मतलब दोनों तरह के पार्टिकल्स। तो जो भौतिक गुण हमें मिलेंगे इधर
दोनों तरह के पार्टिकल के मिलेंगे, इधर हमें जो भौतिक गुण मिलेंगे एक ही तरह के पार्टिकल के मिलेंगे। मतलब ये दोनों भौतिक गुण जो हैं वो आपस में क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। फिर से देखना, ए से भी गए, हमें एक ही तरह के पार्टिकल मिले, ब्लू वाले ही मिले, इनका भौतिक गुण हमने देख लिया। हम सी से डी गए तो हमें दोनों तरह के पार्टिकल मिले, रेड भी और ब्लू भी, इनका भौतिक गुण हमने देख लिया। तो आपस में इनका भौतिक गुण क्या है, अलग अलग। वो कैसे, इधर तो एक ही तरह के पार्टिकल हमें मिल रहे हैं और इधर हमें दोनों तरह के पार्टिकल मिल रहे हैं, तो इधर दोनों तरह के पार्टिकल का भौतिक गुण निकलेगा और इधर एक ही तरह के पार्टिकल का भौतिक गुण हमें मिलेगा। इसलिए भौतिक गुणों के मान अलग अलग अगर हों तो उसको हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता, एनाइसोट्रोपी। तो ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, विषमदैशिक प्रकृति होती है। और ये वाला जो डायग्राम है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, विषमदैशिक प्रकृति होती है। अब अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करेंगे तो देखना ध्यान से, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं या समदैशिकता दर्शाते हैं। वो कैसे, देखना ध्यान से, क्योंकि इनमें तो कोई अरेंजमेंट फिक्स होता ही नहीं है, और जब अरेंजमेंट फिक्स नहीं होगा तो यहां पे आपका रेड आ गया, यहां पे आपका ब्लू भी आ जाएगा, रेड आ गया, ब्लू भी आ जाएगा, इधर आपका रेड आ जाएगा, अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, रेड के बीच में कौन आ जाएगा, आपका ब्लू आ जाएगा, ये लो। तो इधर चलेंगे क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स है नहीं, तो इधर चलेंगे तो भी दोनों तरह के आयन हमें मिलेंगे, दोनों तरह के पार्टिकल मिलेंगे, इधर चलेंगे तो भी हमें दोनों तरह के पार्टिकल मिलेंगे। तो दोनों तरह के पार्टिकल अगर दोनों तरफ मिल रहे हैं तो भौतिक गुण क्या रहेगा उनका, समान। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता दर्शाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है इनका, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एक प्रकृति विषमदैशिकता समदैशिकता इनका हो गया। अब हम इनके शीतलन वक्र की बात करते हैं, कूलिंग कर्व की हम लोग बात करते हैं। तो देखना ध्यान से, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके जो शीतलन वक्र है वो हमें असतत प्राप्त होते हैं। शीतलन वक्र जो है वो हमें असतत प्राप्त होते हैं। इधर हम टेम्परेचर कह दें 0, 20, 40 ऐसे, और इधर हम लोग टाइम कह दें, ठीक है। तो इनके जो शीतलन वक्र है वो हमें असतत प्राप्त होते हैं। देखना ध्यान से, ए, बी, सी और डी। मतलब मान लो आपने क्रिस्टलीय ठोस को पिघला लिया, टेम्परेचर देके उसको लिक्विड अवस्था में ले लिया, मान लो ये वो अवस्था है। फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल पास पास आएंगे। एक बार फिर से देखना आप लोग, ये पार्टिकल है, ये बिल्कुल पास पास है, ठोस है ये। जैसे आप लोग इसको टेम्परेचर दोगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ेगी तो कण क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। फिर से टेम्परेचर कम करोगे, इनके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, फिर से क्या होंगे, पास आएंगे। तो देखो इधर, अगर ये दूर जाएंगे इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, ठोस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ठोस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, अगर ये दूर जाएंगे तो मान लिया हमारे पास लिक्विड स्टेट है, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इस बी बिंदु से ठोस का बनना प्रारंभ हो गया। इस बी बिंदु से वापस आ रहे हैं, लिक्विड से क्या बना रहे हैं, ठोस। ठोस का बनना प्रारंभ हो गया, और जब तक पूरा ठोस नहीं बन जाता तब तक इनका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। फिर जब ठोस बन चुका फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक बार टेम्परेचर कम हुआ, कण पास आई, ठोस का बनना प्रारंभ हुआ, ठोस पूरा बन गया, फिर से टेम्परेचर कम हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये हमें मिलता है असतत। ये जो ग्राफ है ये हमें क्या मिलता है, शीतलन वक्र इनका असतत। अब इसका रीजन क्या है, देखना ध्यान से, पार्टिकल्स दूर दूर है, पार्टिकल्स दूर दूर है, हमने क्या किया, पार्टिकल्स को पास लाया। देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। हमने पार्टिकल्स को क्या किया, पास लाया। अब देखो इधर ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो टेम्परेचर को कम कर रहे हैं,
देखना ध्यान से, टेम्परेचर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो ये पार्टिकल क्या हुए, पास आ गए। देखना, टेम्परेचर कम किया, पार्टिकल क्या आ गए, पास, ठोस का बनना प्रारंभ हो गया। अब जैसे पार्टिकल पास आए, थोड़ा सा उनमें टक्कर हुआ, उससे क्या निकला, थर्मल एनर्जी, उसमें ऊर्जा। फिर से देखना, जब पार्टिकल पास आएंगे, थोड़ा बहुत आपस में टक्कर करेंगे, तो उनसे बाहर क्या निकलेगा, उसमें ऊर्जा मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखना फिर से, यहां पे लिक्विड स्टेट है, ये वाली स्टेट है, यहां पे हमने ठोस टेम्परेचर कम किया, यहां से ठोस का बनना प्रारंभ हुआ, कण पास आएंगे तो उसमें ऊर्जा रिलीज होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। एक तरफ हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, एक तरफ ये कण आपस में टकराकर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए ये टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब ठोस बन जाता है तो फिर उसमें ऊर्जा मिलना हमें बंद हो जाती है, फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनका जो शीतलन वक्र है, कूलिंग जो कर्व है, वो हमें सतत प्राप्त होता है। जबकि यहां पे अगर हम कूलिंग कर्व की बात करेंगे तो हमें बिल्कुल सतत प्राप्त होगा, कंटिन्यूअस प्राप्त होगा, बिल्कुल सतत प्राप्त होगा। इधर हम टाइम की बात कर दें, सॉरी टेम्परेचर की बात कर दें, और इधर हम टाइम की बात कर दें। यहां पे क्योंकि इनमें अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, ठीक है, ठोस है, ठोस का अगर लिक्विड बनाएंगे तो पहले वो अर्ध ठोस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे लगातार टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इनका शीतलन वक्र हमें क्या प्राप्त होता है, असतत, डिसकंटिन्यूअस, और इनका शीतलन वक्र हमें सतत प्राप्त होता है। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजें सीखी है, एक तो ठोस बनता कैसे है, ठोस कठोर क्यों होता है, दूसरा उसके जो टाइप्स हैं, उसके जो प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने बात की। इसका अवयवी कणों का अरेंजमेंट जो है फिक्स होता है, नियमित होता है, रेगुलर होता है, यहां पे नियमित नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, और विषमदैशिकता की हम बात कर चुके। ठोस के कुछ भौतिक गुण है, तन्यता है, अपवर्तनांक है, चालकता है, उनके मान अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। विषमदैशिकता यहाँ पे समान प्राप्त हो रहे थे, पढ़ चुके। इनका जो शीतलन वक्र है वो असतत हमें प्राप्त होता है, इनका जो शीतलन वक्र है वो हमें सतत प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इनकी। जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है, इसको अगर हम विदलन करेंगे, इसको अगर हम काटेंगे धारदार हथियार से, चाकू वगैरह से, तो हमें बिल्कुल सपाट सतह प्राप्त होती है, बिल्कुल सपाट सतह प्राप्त होती है, बिल्कुल समतल सतह प्राप्त होती है। और जब हम इसको काटेंगे तो हमें खुरदरी सतह प्राप्त होती है। मतलब इसका यह है, क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण पाया जाता है और इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता। इनमें विदलन का गुण पाया जाता है, इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता। मतलब इनको काटने पर, किसी धारदार हथियार से काटने पर समतल सतह प्राप्त होती है, और यहां पे अगर हम काटेंगे तो समतल सतह हमें प्राप्त नहीं होगी। इसे ही हम विदलन का गुण कहते हैं। तो इसमें विदलन का गुण पाया जाता है और इसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता। और विदलन का मतलब हम उसको धारदार हथियार से काटेंगे तो यहां पे समतल सतह मिलेगी, यहां समतल सतह नहीं मिलेगी। अब देखो अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो है वो दीर्घ प्रासी होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो दीर्घ प्रासी होते हैं, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। जबकि ये जो आपके हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ये लघु प्रासी होते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या मतलब इसका भी पूरा क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जो अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था है, उसका जो परास है वो अधिकतम दूरी तक होता है। परास का मतलब उसकी जो लिमिट है, मतलब अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था है वो बहुत अधिकतम दूरी तक पाई जाती है। और इसमें अगर अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था यहां तक, अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित यहां तक अगर है तो उसके बाद में नियमित व्यवस्था नहीं मिलेगी। मतलब बहुत कम दूरी तक
अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है, बहुत कम दूरी तक। यहाँ पे बहुत अधिक दूरी तक अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, दीर्घपरासी, इसको क्या कह दिया, लघुपरासी। ठीक है। अब इसमें जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस, इसकी जो गलन की उष्मा है, क्रिस्टलीय ठोस की जो गलन की उष्मा है, गलन की जो उष्मा है वो निश्चित होती है। गलन की उष्मा यहाँ पे निश्चित होती है, क्योंकि अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स होता है, जबकि यहाँ पे गलन की जो उष्मा है वो निश्चित नहीं होती है। अब इनके एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं, तो देखना भाई ध्यान से, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखो, आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, आपका नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आपका कॉपर सल्फेट और सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और जो एमोर्फस सॉलिड है इसके एग्जाम्पल आपका रबर हो गया, रबर हो गया, रेजिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, द्रव क्वार्ज हो गया, इंपॉर्टेंट, द्रव क्वार्ज हो गया, इंपॉर्टेंट। और इसका एग्जाम्पल क्वार्ज, ध्यान रखना, क्वार्ज क्रिस्टलीय ठोस में आता है, जबकि द्रव क्वार्ज अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। इसका रीजन मतलब क्वार्ज में जो अवयवी कण हैं उनकी जो व्यवस्था है वो नियमित होती है, जबकि द्रव क्वार्ज में व्यवस्था नियमित नहीं होती। देखो, ठोस में अवयवी कण पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े से दूर चले जाते हैं, और थोड़े से दूर जाते ही अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो नियमित नहीं रह पाती। तो ध्यान रखना, क्वार्ज क्रिस्टलीय ठोस में आता है और द्रव क्वार्ज अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, और वो ये, हमने देखा क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, लेकिन एक ऐसा क्रिस्टलीय ठोस है जो समदैशिक प्रकृति का होता है, जो समदैशिक प्रकृति का होता है, और वो कौन सा है, वो है घनीय क्रिस्टलीय ठोस या घनीय सममिति रखने वाले क्रिस्टलीय ठोस। सुनना ध्यान से, घनीय सममिति वाली जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदैशिक ना होके समदैशिक होते हैं। देखना, क्रिस्टलीय ठोस घनीय सममिति वाला ठोस कैसा, क्रिस्टलीय, और हम ये जानते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति कैसी होती है, विषमदैशिक, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, समदैशिक। और इसका रीजन ये है, घनीय सममिति के क्रिस्टलों में उच्च सममिति पाई जाती है, हाई सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, बहुत डीपली हो गया, इतना गहराई तक कोई नहीं पूछता, आप लोग इतना ध्यान रखना, घनीय सममिति के जो क्रिस्टल है उनकी जो प्रकृति है वो समदैशिक होती है। होनी कैसी चाहिए, विषमदैशिक, लेकिन होती कैसी है, समदैशिक। इस बात को ध्यान से याद रखना आप लोग। अब और स्टार लगाओगे, और क्या, जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं सामान्यतया इनको एक निश्चित ताप तक गर्म करने पर ये क्रिस्टलीय ठोस में रूपांतरित हो जाते हैं। पता कैसे चला, आपने पुरानी इमारतों की खिड़कियां देखी होंगी, बहुत पुरानी इमारतें, और उनकी जो खिड़कियां हैं उनका जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का सा व्हाइट होता है, जिसे अपन लोग दूधिया कलर कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्या कारण है, पुरानी इमारतों की खिड़कियों के शीशे दूधिया रंग के हो जाते हैं। शीशा, कांच, ठोस कौन सा है, ठोस कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस।
कांच ठोस कौन सा है? अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन कांच में बहने का गुण पाया जाता है। सुनना ध्यान से, कांच में बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये बहने का गुण बहुत ही धीमा होता है। और जब ये बहने का गुण होता है तो जो इसके अवयवीकरण जो अव्यवस्थित थे वो क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए जो खिड़कियों के शीशे हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं? दूधिया कलर के प्राप्त होते हैं। तो फिर से सुनना, पुरानी इमारतों में जो खिड़कियों के शीशे हैं कांच में बहने का गुण होता है, और वो कांच जो है वो क्रिस्टलीकृत हो जाता है टाइम के साथ साथ, इसलिए हमें दूधिया कलर प्राप्त होता है। और क्या सीखा हमने? अक्रिस्टलीय ठोसों को एक निश्चित ताप पर गर्म करने से वो क्रिस्टलीय ठोस में रूपांतरित हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन, कांच में बहने का गुण है और इसीलिए इसको कहते हैं, इन ठोसों को कहते हैं सुपर कूल्ड वाटर। सुपर कूल्ड वाटर, अति शीतती द्रव, अति शीतती द्रव, अति शीतित द्रव कांच में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, अक्रिस्टलीय ठोसों को सुपर कूल्ड वाटर क्यों कहते हैं? रीजन इसका तो देखना, अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये जो बहने का गुण है ये बहुत ही धीमा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड वाटर। तो यहां में अपन ध्यान क्या रखेंगे? इसमें घनीय क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलीय ठोस होते हुए भी इनकी तरह भी शो कर रहे हैं, मतलब समदैशिकता दर्शा रहे हैं। कारण उसका उनमें उच्च सममिति पाई जाती है, हाई सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों को एक निश्चित ताप पर गर्म करने से ये क्रिस्टलीय ठोस में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों को अति शीतती द्रव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही धीमा होता है। खिड़कियों के शीशे, पुरानी खिड़कियों के शीशे, पुरानी इमारतों की खिड़कियों के शीशे हमें दूधिया कलर के प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी बहने का गुण पाया जाता है और टाइम के साथ साथ उनके जो अवयवीकरण है वो क्रिस्टलीकरण हो जाता है, उनका वो क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं, इसलिए हमें दूधिया कलर प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा ठोसों का। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं।